हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। ये बात है जुलाई 2005 की, जब मानसून की हैवी रेनफॉल की वजह से पूरे राजधानी में बाढ़ जैसी स्थिति आ गई थी। सिर्फ 12 घंटों के अंदर ही 25 इंच से ज्यादा पानी पूरे मुंबई शहर में भर चुका था। जो भी जहां था वो वहीं रुक गया था। लोग अपने ऑफिसेज में भी शाम को फंसे हुए थे। और इसी समय सामने आते हैं डिब्बे वाले। ये लोगों के घरों से खाना पिक करते हैं और उसी बाढ़ में लोगों को जाके उनके ऑफिसेज में खाना डिलीवर करके आते हैं और फिर वही टिफिन के बॉक्सेस वो लोगों के घर पे रिटर्न करके आते हैं। इसके बाद अगले दिन बारिश रुकती है, उससे पहले ही डिब्बे वाले अगले दिन की सर्विस के लिए तैयार रहते हैं। पूरे मुंबई में करीब 5000 डिब्बे वाले 2 लाख से ज्यादा टिफिन बॉक्सेस रेगुलर लोगों को पहुंचाया करते हैं और वो खाली लंच बॉक्सेस ले आके लोगों के घर पे वापस डिलीवरी किया करते हैं। इसमें 75% इनकी पूरी जो वर्कफोर्स है वो अनएजुकेटेड है। ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं। सिर्फ कुछ ही इसमें मिलेंगे जो कि 10th भी पास किए होते हैं, लेकिन फिर भी 5000 लोग एक साथ काम करते हैं। और अगर हम डेटा देखें तो 1,60,00,000 टिफिन डिलीवरी में शायद एक गलती होती है इनसे। और इसी वजह से हार्वर्ड और IIM जैसे बड़ी इंस्टीट्यूट्स ने इनके ऊपर एक डिटेल्ड रिसर्च की है। लेकिन दोस्तों, आज ये डिब्बे वाले बहुत मुसीबत में हैं और इनका बिजनेस एकदम डूबने की कगार पे आ चुका है। इस वीडियो में हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हमने कई सारी न्यूज सुनी कि डिब्बे वालों का बिजनेस बहुत खतरे में है। जिसके बाद हमने कई सारे इनके प्रेसिडेंट्स, एक्स प्रेसिडेंट और कई डिब्बे वालों से बात किया, उनकी प्रॉब्लम समझी। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कैसे 5000 लोग जो कि पढ़े लिखे भी नहीं है वो एक साथ काम करते हैं बिना किसी गलती के। ये पूरा प्रोसेस आपको आपका बिजनेस स्केल करने में हेल्प करेगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। तो अगर मुंबई में डब्बे वालों की शुरुआत होते देखेंगे तो ये शुरुआत होती है 1890 में, जब कुछ पारसी बिजनेसमैन ने अपने घरों से खाना अपने ऑफिसेस तक मंगवाने के लिए ये शुरुआत करी थी। इसके बाद ये मॉडल इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि बाद में कुछ ब्रिटिशर्स ने भी इसे शुरू किया। इसके बाद इंडिया में ये इंडिपेंडेंस के बाद रेगुलर चलता गया और आज 5000 से ज्यादा लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। बेसिकली अगर हम इसकी जरूरत समझने की कोशिश करेंगे तो मुंबई का जो रेलवे स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और लाखों लोग रोज उसमें सुबह से शाम ट्रेवल करते हैं। ज्यादातर लोगों को अपने ऑफिस जाने के लिए सुबह 5-6 बजे निकलना होता है, अगर उनका 9 बजे ऑफिस है, क्योंकि उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि ट्रैफिक होता है। और इसके साथ ही जो लोकल मिलती है वो काफी समय लेती है उनके ऑफिस तक पहुंचाने में, जिस वजह से लोगों को घर का खाना समय पे नहीं मिल पाता है। क्योंकि 5 बजे उठ के कोई अगर लंच प्रिपेयर करता है और वो लंच 1 बजे खाया जाए तो वो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं रहता है। और अगर कोई ऑफिस वर्कर रोज बाहर का खाना खाएगा तो उसकी तबियत खराब हो सकती है। तो यही जरूरत पड़ती है डिब्बे वालों की। उनका सिंपल सा काम है कि लोगों को घरों से खाना उठाना और उसको उनके ऑफिस तक डिलीवर करना। तो मुंबई के इतने कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक के बीच में किसी भी लॉजिस्टिक सर्विस को रन करना एक सबसे मुश्किल टास्क है। इसीलिए डब्बे वाले यहाँ पे दिमाग लगाते हैं। वो बाइसिकल और क्रेट्स का यूज करते हैं, जिस वजह से वो लोडिंग और अनलोडिंग बहुत ईजी हो जाए लोकल ट्रेन्स के अंदर। तो अगर हम इनका पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश करें तो सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में लोगों के घरों से टिफिन बॉक्सेस पिक किए जाते हैं। उसके बाद इनके लोकल डेस्टिनेशन पे ये पूरे बॉक्सेस जाते हैं और हमेशा इनका लोकल डेस्टिनेशन किसी भी नियरेस्ट लोकल ट्रेन के आसपास होता है। वहां से इनको वुडन क्रेट पे लगा के इसको लोकल ट्रेन में लगाया जाता है और वहां से जो भी नियरेस्ट डेस्टिनेशन होता है किसी के टिफिन लंच बॉक्स पहुंचाने का, वहां पे उसको उतारा जाता है। उसके बाद इसकी फिर सॉर्टिंग होती है और एक ग्रुप उसको लोगों के ऑफिसेस तक पहुंचाया करता है। बेसिकली इन 5000 डिब्बे वालों को ये 200 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और हर ग्रुप में करीब 25 से 30 मेंबर हुआ करते हैं। और वो हर 25 मेंबर उस लोकल एरिया के बारे में सब कुछ जान रहा होता है। जहां पे अगर कोई ऑफिस है तो वो 25 आदमी उन वहां के हर ऑफिसर्स को जानते होंगे, हर लोकल एरिया को समझते होंगे, जिस वजह से ये प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाता है। अगर हम इनका एस्टिमेटेड एक प्राइस देखें एक डब्बे डिलीवरी करने में तो करीब ये 600 से 700 रुपए चार्ज करते हैं। अगर हम विराट से मंत्रालय तक देखेंगे तो करीब 60 किलोमीटर होता है, जिसका एक करीब 1500 रुपए चार्ज करते हैं। बोरीवली से अगर हम मंत्रालय तक देखेंगे तो करीब 1000 रुपए होता है। इसका मतलब करीब 50 पैसा पर किलोमीटर चार्ज करते हैं, जो कि एक बहुत ही लो सर्विस है जो लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। इस प्रोसेस में अगर हम देखें तो डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि किसी भी मेजर स्टेशन पे ट्रेन 40 सेकंड के लिए रुकती है और 40 सेकंड में इनको वो पूरे डिब्बे के बॉक्सेस ट्रेन में लोड करना होता है। और अगर हम किसी इंटरिम स्टॉप पे देखें तो उसमें से 20 सेकंड के लिए सिर्फ ट्रेन रुकती है। तो 20 सेकंड में इनको पूरी तरह से लोडिंग भी करनी होती है और जो डिब्बे अंदर रखे हैं उसको बाहर भी करना होता है। तो इतना फास्ट ये प्रोसेस हो जाता है, इसलिए डिसिप्लिन यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करता है।
और हर पर्सन यहाँ पे सिंक्रोनाइज होकर काम करता है, नहीं तो एक भी पर्सन ने अगर यहाँ पे अपना काम ईमानदारी से नहीं किया तो पूरा प्रोसेस स्लो हो जाएगा और कई हजार डब्बे लेट लोग तक पहुंचेंगे। लेकिन ये कभी भी लेट अपना डिलीवरी नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी डिसिप्लिन है। और अगर हम इनका पूरा डिसिप्लिन का स्ट्रक्चर देखें तो वो डिसिप्लिन की शुरुआत होती है जहां से डिब्बा पिक किया जाता है। अगर कोई डिब्बे वाला जाता है किसी के घर पे टिफिन लेने, वहां पे अगर 1 मिनट लेट होता है तो ये पहली बार लोगों को वार्निंग देते हैं कि आपका आज डिब्बा लेट हुआ है, जिस वजह से अगली बार अगर लेट होगा तो हम उसको नहीं पिक करेंगे। और अगर वही अगले दिन कोई लेट करता है तो ये डिब्बे वाले उस टिफिन बॉक्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि 1 मिनट का अगर यहाँ पे लेट होता है तो पूरा प्रोसेस लेट हो जाएगा। अगर हम इनका दूसरा पिलर बिजनेस का देखने की कोशिश करें तो वो है मैनेजमेंट, क्योंकि 5000 लोगों को मैनेज करना इतने बड़े प्रोसेस में एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। तो यहाँ पे इनको मैनेजमेंट के लिए हायरिंग, लॉजिस्टिक, कस्टमर एक्विजिशन, रिटेंशन और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी अपने एम्प्लॉयज में देखना होता है। इन्होंने यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए सबको एंटरप्रेन्योर बना दिया है। मतलब उस पूरे डब्बे वाले कम्युनिटी में हर आदमी उसका मालिक है। मतलब जब भी कोई बिजनेस ज्वाइन करता है उनका, तो उसके कुछ महीने बाद वो एक सम ऑफ अमाउंट पे करके उस बिजनेस का पार्टनर बन जाता है। तो मतलब अगर कोई डिब्बे वाला किसी के घर पे नई सर्विस शुरू करनी है तो वो खुद भी जाके निगोशिएट कर सकता है कि 10 रुपए 20 रुपए अगर ज्यादा होता है तो डिब्बे वाला खुद बोल देता है, उसको किसी हायर अथॉरिटी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए हर आदमी यहाँ पे एक मालिक बन के काम करता है, जिस वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से देता है वहां पे। और उससे भी बड़ी बात, जब ये हायरिंग करते हैं तो बेसिकली इनके हायरिंग का क्राइटेरिया होता है कि कोई भी डिब्बे वाला अगर काम कर रहा है तो उसका कोई भाई आ जाता है उस काम में, या उसका कोई कजन आ जाता है, जिस वजह से एक कम्युनिटी बन जाती है कि सब आपस में दोस्त ही हैं। और जब भी किसी की हायरिंग होती है तो उसे 6 महीने के प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है कि वो कैसा काम कर रहा है, वो ऑन टाइम डिलीवरी कर रहा है कि नहीं। अगर वो 6 मंथ में ऑन टाइम डिलीवरी नहीं कर रहा होता है तो उसको काम से हटा दिया जाता है। और दूसरा इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहली गलती को ये मानते हैं कि ये अनजान है, दूसरी गलती को मानते हैं ये नादान है, तीसरी गलती के साथ ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं और ये कहते हैं ये शैतान की गलती है, और 3 गलती के बाद ये उस आदमी को अपने पूरी कम्युनिटी से हटा दिया करते हैं। ये प्रोसेस मैंने ओप्पो के साथ भी देखा है, जहां भी आप बड़ी कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो 3 मिस्टेक के बाद आपको उस कंपनी से निकाल देते हैं। और इसी वजह से सब में एक डिसिप्लिन बहुत अच्छे से बना रहता है। जब भी कोई डिब्बे वाला अपना 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेता है और अगर वो 8000 रुपए महीना कमा रहा होता है तो अगर वो 80,000 रुपए पे करता है तो वो इनका एक पार्टनर बन जाता है और उसके बाद वो इनकी कम्युनिटी में एक रेगुलर एम्प्लॉय की तरह ऐड कर लिया जाता है। यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय अगर 10 साल तक काम कर लेता है तो उसको सुपरवाइजर के तौर पे नियुक्त कर दिया जाता है। जो 25 लोग एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं उनको सुपरवाइज करने के लिए 2 लोग होते हैं और इन सुपरवाइजर को ये लोग मुकद्दम बोला करते हैं। ये मुंबई का एक लोकल लैंग्वेज है। और अगर आप बेसिकली देखेंगे तो 18 से 65 साल तक के लोग इसमें काम करते हैं, लेकिन जो भी 60 साल के ऊपर हो जाते हैं वो अगर हैवी लोड नहीं उठा पाते हैं तो जो नए एज के लोग होते हैं वो इनकी मदद करते हैं। तो पूरी तरह से एक कम्युनिटी फैमिली की तरह ये परफॉर्म किया करते हैं अपने सारे डे टू डे टास्क। तो अगर अब हम इनके बिजनेस का सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट समझने की कोशिश करें तो वो है इनका कोडिंग सिस्टम। क्योंकि ज्यादातर डिब्बे वाले यहाँ पे पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनको अगर आप लिख के देंगे तो उनको सोचना समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और इतने कम समय में अगर डिलीवरी करनी है तो वहां पे कुछ कोड्स की बहुत जरूरत है। तो ये हर डिब्बों के ऊपर कुछ कोड लिख दिया करते हैं जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि ये किस डेस्टिनेशन से ये पिक किया जाएगा, कहां पे उतारा जाएगा, और यहाँ पे ये कलर्स का भी यूज करते हैं जिससे कि कोई भी ना पढ़ा लिखा आदमी भी उसे इजीली समझ लेता है। आइए एक बार समझने की कोशिश करते हैं इनके कोड्स को। तो यहाँ अगर हम देखें कि ये सबसे पहले कोड करते हैं किस रेजिडेंट स्टेशन से वो टिफिन बॉक्स पिक किया गया है। इसके बाद ये सबसे बीच में लिखते हैं कि वो उस डेस्टिनेशन का स्टेशन कोड क्या है जहां पे ये लंच बॉक्स ले जाना है। इसके बाद रेजिडेंट का जो स्टेशन कोड है, जैसे यहाँ पे VLP लिखा है उस तरह से लिखते हैं। इसके बाद ये 5 वर्ड्स में लिखते हैं डेस्टिनेशन पिकअप ग्रुप कोड, डेस्टिनेशन एड्रेस कोड और फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ पे जानी है। अब दोस्तों ये कोडिंग इस प्रोसेस को बहुत ही इजी कर देता है क्योंकि लोकल डिब्बे वाले को पता होता है कि मुझे किस जगह डिलीवरी करनी है, और वो सिर्फ कोड देख के वो उस बिल्डिंग नंबर पे ले जाके वो लंच बॉक्स को लोगों के सामने डिलीवर कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये प्रोसेस रिवर्स भी चलता है। जब आदमी ने लंच कंप्लीट कर लिया उसके बाद ये डिब्बा उनके ऑफिस से फिर से पिक करते हैं और उनके घरों तक जाके दोबारा डिलीवरी करते हैं शाम को 5 बजे तक। अब अगर आप इनकी टाइमिंग समझने की कोशिश करिए कि सुबह ये लोगों को 9 से 11 के बीच में डिलीवरी करते हैं, उस समय मुंबई का जो लोकल ट्रेन का ट्रैफिक होता है वो सबसे ज्यादा कम होता है, और शाम को 3 बजे से 6 बजे के बीच में ट्रैफिक कम होता है, और सुबह 6 से 9 सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है, जिस वजह से ये ऑड टाइम्स में अपनी सबसे ज्यादा डिलीवरी किया करते हैं।
अब अगर किसी बड़े प्रोसेस को रन करना है तो वहां पे कभी ना कभी कोई ना कोई डिफिकल्टी जरूर आएगी। हो सकता है किसी डिब्बे वाले की तबियत बीच में खराब हो गई या कोई प्रॉब्लम आ गया तो पूरा प्रोसेस रुक सकता है। इसलिए यहाँ पे बफर कैपेसिटी भी रखते हैं। जैसे कि अगर किसी डिब्बे वाले को कोई प्रॉब्लम हो गया, उसकी तबियत बीच में अगर खराब हो गई, तो ये हर ग्रुप में जो 25 आदमी का एक ग्रुप है उसमें 2 से 3 आदमी ये एक्स्ट्रा रखते हैं जिनको सारे प्रोसेस आते हैं। और अगर कोई आदमी का बीच में तबियत खराब हुआ तो उस आदमी को रिप्लेस करके ये आदमी वहां पे लग जाएगा और वो इस पूरे प्रोसेस को बहुत ईजी कर देगा। जिस वजह से एक आदमी की गलती की वजह से हजारों टिफिन के डिब्बे कभी नहीं रुकते हैं। दोस्तों यही प्रोसेस आप मैरियट होटल्स में भी देखा करेंगे। उनका जो क्रू मेंबर्स होता है उसमें 50% मेंबर्स को ये सारे प्रोसेस सिखाते हैं। जिस वजह से अगर कभी कोई गेस्ट आता है और उनका अगर लगेज पिक करना होता है तो वो भी प्रोसेस आदमी को आता है, क्लीनिंग भी आती है। तो इनके क्रू मेंबर्स जो होते हैं ना, वो पूरी तरह से हर प्रोसेस के लिए ट्रेन किए जाते हैं ताकि पूरा जो सिस्टम है वो कहीं रुके ना। इसलिए बफर कैपेसिटी यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डिब्बे वालों के डिलीवरी सिस्टम में यहाँ पे कुछ और भी रूल्स है कि जो भी टिफिन बॉक्सेस होंगे वो कुछ अजीब से शेप में नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब ये अपने क्रेट पे सारे बॉक्सेस लगाते हैं तो उस समय जितने भी बॉक्सेस होते हैं वो सब सिमिलर होने चाहिए। क्योंकि अगर कुछ भी अजीब सा शेप का होगा तो उसको लोडिंग और अनलोडिंग में काफी प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए कोई भी ऐसा टिफिन बॉक्स नहीं पिक करते हैं जिसका शेप साइज कुछ अलग सा हो। डब्बा वालों के बिजनेस में अगर हम इनका चौथा और सबसे बड़ा पिलर समझने की कोशिश करें तो वो है इनका कल्चर, जो कि इनके 5000 एम्प्लॉयज को एक साथ बांध के रखने में बहुत मदद करता है। आज अगर हम देखें कि ये सारे डब्बे वाले महाराणा प्रताप के फॉलोवर हैं और ये सब एक ही रिलीजन को मानते हैं, एक ही एथनिसिटी को फॉलो करते हैं और एक ही इनका वर्क एथिक्स है। ये सारे डब्बे वाले तुलसी की माला पहनते हैं और विट्ठल भगवान की पूजा किया करते हैं। इनमें से कोई भी नॉनवेज नहीं कंज्यूम करता है, ना ही कोई शराब पिया करता है। इस वजह से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है इन सभी के बीच में और इन सभी का एक ही एम है कि हमें सबको समय पे खाना खिलाना है। जिस वजह से पूरी कम्युनिटी एक साथ रहती है और सब ऑन टाइम परफॉर्मेंस किया करते हैं। अगर हम नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड का डेटा देखें तो 73% जो फ्लाइट्स में एक्सीडेंट्स हुआ करते हैं उनका सबसे बड़ा रीजन होता है कि उनके क्रू वर्कर्स जब सबसे पहली बार काम करते हैं। तो यहाँ पे एक ही कम्युनिटी के होना और ये लोग 18 साल से 65 साल तक काम साथ करते हैं, जिस वजह से एक ये पूरी कम्युनिटी है। तो ये ऐसे 4 पिलर हैं जिस वजह से सारे डब्बे वाले पिछले 120 साल से ज्यादा हो गए हैं और ये सब साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इनका समय हमेशा एक जैसा नहीं रहा, क्योंकि 2019 के बाद आता है कोविड और कोविड के बाद सारे स्कूल, कॉलेजेस और जितने भी सबके ऑफिसेस थे वो सब बंद हो चुके थे, जिस वजह से इनका जो मेन काम था वही रुक गया। और इसके बाद जब कोविड खत्म होता है तो कोविड के बाद अभी भी स्कूल, कॉलेजेस पूरी तरीके से नहीं ओपन हुए हैं और ज्यादातर जो ऑफिसेज हैं वो अब वर्क फ्रॉम होम पे काम कर रहे हैं। और बहुत से मुंबई में ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब चली गई है और वो लोग अपने घर के आसपास ही छोटा मोटा काम कर रहे हैं, जिस वजह से उनको डब्बा वालों की सर्विस की कोई जरूरत नहीं है। हमने कई सारे डिब्बे वालों से बात किया, उनके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से बात किया, जिसमें हमें पता लगा कि आज 1000 से भी कम सिर्फ डिब्बे वाले आज काम कर रहे हैं मुंबई पे, जिसका मतलब है 4000 से ज्यादा डिब्बे वालों का पूरा रोजगार जा चुका है और वो अपने घरों के आसपास ही छोटा मोटा कुछ काम करके गुजारा कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ जरूर एफर्ट करना चाहिए इनका बिजनेस रीस्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 4000 लोगों से ज्यादा का लाइफ का सवाल है और उनकी फैमिलीज इससे जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं डब्बे वालों के बिजनेस का एक सबसे बड़ा लूपहोल आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आज इनका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही टाइप के बिजनेस पे निर्भर थे कि लोगों को खाना पहुंचाना है। इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं किया। ये लोगों के घर से खाना लेके इनके ऑफिसेस तक पहुंचाते थे, तो इन्हें अपनी खुद की भी सर्विस शुरू कर देनी चाहिए थी खाने की। ये एक नॉमिनल रेट में लोगों को खुद से खाना पहुंचा सकते थे, क्योंकि ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके फैमिली में लोग खाना नहीं दे सकते हैं डेली। तो अगर डब्बे वाले अपनी ये सर्विस शुरू करते तो इनकी वाइफ्स भी इस काम में आ जाती, जिस वजह से पूरी फैमिली मिलके ये डब्बे वालों का बिजनेस और ज्यादा बढ़ा सकती थी। अगर हम देखें कि एयरटेल ने भी एक बार इनको अपना एडवर्टीजमेंट कैंपेन के लिए यूज किया था। इनके 5000 डब्बे वालों ने एयरटेल के लिए एक बहुत अच्छा कैंपेन किया था। तो यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट कंपनीज के साथ भी कोलैबोरेशन करते, जिससे कि इनके पास रेवेन्यू के और कई सोर्सेज होते हैं। यहाँ पे ये कुछ और नए बिजनेसेस में जा सकते थे, जैसे कि कोरियर सर्विस। मुंबई में एक जगह से दूसरे जगह पे कोरियर सर्विस भी अपने इसी सर्विस के थ्रू दे सकते थे, अपनी और ज्यादा वर्कफोर्स बढ़ा के। तो इससे क्या होता कि ये कई टाइप के बिजनेस में होते, जिस वजह से अगर एक फूड का बिजनेस बंद हुआ है तो बाकी इनके बिजनेस चल रहे होते और सब लोग बेरोजगार नहीं होता। तो हमेशा कहा जाता है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, क्योंकि बास्केट टूट जाएगा और आपके सारे अंडे फूट जाएंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि आपका अगर एक बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ है
तो आप उसके अराउंड मल्टीपल बिजनेसेस खड़े कर दीजिए। यही गलती मैगी ने भी किया था। मैगी पहले अपने सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आई थी। जब मैगी में लेड निकला तो उनको समझ में आ गया कि हम इस एक प्रोडक्ट में निर्भर नहीं रह सकते हैं। उसके बाद मैगी ने बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट निकाले, जिसके बाद उन्होंने जब अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया तो आज मैगी कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुकी है। तो एक प्रोडक्ट अगर फेल भी हो गया तो बाकी प्रोडक्ट तो मार्केट में बिक रहे हैं। तो यही तरीका होता है दोस्तों, बिजनेस को अपना स्केल करना जरूरी हो जाता है, जो कि डब्बे वालों ने नहीं किया। लेकिन डब्बे वालों से बात करने पे ये भी पता चला कि वो आने वाले टाइम में कुछ डिजिटल तरीके भी निकाल रहे हैं, जिस वजह से वो लोगों को सर्विसेज घरों पे भी दे सकेंगे खाने की। और यहाँ पे अगर हम एक बात और समझे कि इनका जो पूरा पैटर्न है काम करने का, उसको स्विगी और जोमेटो ने भी कई बार कॉपी करने की कोशिश किया, लेकिन वो फेल हो गए, क्योंकि इनके 4 पिलर सबसे मजबूत थे, जिसको कॉपी करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो दोस्तों मैं आपको फाइनली यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका बिजनेस है तो आप इनके बिजनेस के 4 पिलर्स को अपने पूरे बिजनेस में अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे कि डिब्बे वालों को आज मदद की जरूरत है, जिन्होंने पिछले 130 सालों से पूरे मुंबई को खाना पहुंचाया है। तो वीडियो की मैं आज बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट ऑप्शन में भी लिख के बताइएगा अगर आप डिब्बे वालों की सर्विसेज यूज करते थे या यूज करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। जुलाई 2005 मॉनसून की हैवी बारिश, 12 घंटों में 25 इंच तक पानी जमा हो चुका है और इतनी बड़ी बारिश भी डब्बे वालों को उनकी ड्यूटी से नहीं रोक सकी। लेकिन अफसोस की बात कि कोविड-19 ने इस बड़े काम के ऊपर ब्रेक लगा दी और इन लोगों को वापस जाना पड़ा। 130 बरस पुराना बिजनेस तकरीबन बंद होने के आसपास पहुंच चुका है। 5000 डब्बे वाले 2 लाख लोगों को खाना खिलाने का जो टारगेट पूरा कर रहे हैं, सच में मेरा तो सर चकरा रहा था। कौन कहता है कि मैनेजमेंट के लिए बड़े बड़े अदारों की बड़ी बड़ी डिग्रियां चाहिए। इन अनपढ़ लोगों ने जो डिसिप्लिन के साथ एक काम को सर अंजाम दिया है पिछले 130 सालों से, वो दुनिया के कामयाब और मैनेजमेंट की तालीम देने वाले इदारों के लिए भी एक रोल मॉडल बन के सामने आया है। वीडियो और कह रहे थे कि इनमें से 75% लोग तो बिल्कुल अनपढ़ हैं और अगर कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं तो वो भी मैट्रिक यानी 10 जमातों से ज़्यादा नहीं पढ़े हुए। लेकिन फिर भी कितनी हैरानगी की बात है कि ये लोग इतने बड़े काम को इतने डिसिप्लिन के साथ मैनेज कर लेते हैं। 1890 में पारसी लोगों को अपने काम करने की जगह पर अपने घर का खाना चाहिए था, तो उसके लिए डब्बे वालों का एक रिवाज शुरू हुआ जो 130 साल बड़ी कामयाबी के साथ चलता रहा। लेकिन फिर अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि कोविड जैसी वबा ने इस काम को रोक के रख दिया। लेकिन मुंबई में ट्रैफिक और उसकी परेशानियों ने मुझे सच में बहुत परेशान किया है, क्योंकि मैं 1-2 वीडियो में मुंबई देख चुका और मुझे तो वहाँ पे बड़ा शानदार लग रहा था, इतना रश दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वीडियो में कह रहे थे कि अगर आप मुंबई में 9 बजे ऑफिस में पहुँचना चाहते हैं तो आप 6 बजे घर से निकलेंगे, यानी 3 घंटे आपके ऑफिस जाने में लग जाएंगे। इसी तरह फिर 3 घंटे वापस आने में भी लगते होंगे, तो 8 घंटे की ड्यूटी कुल मिला के 14 घंटों तक पहुंच गई। तो ये बड़ी एक तकलीफ से सूरत हाल। कैसे इन लोगों ने खुद को मुंबई की ट्रैफिक के साथ सिंक्रोनाइज किया हुआ है। 7 से 9 बजे तक ये लोग खाना इकट्ठा करते हैं और 9 बजे से 12 बजे तक ये डिलीवर करते हैं। उसके बाद शाम में जब टिफ़िन वापस लेके आते हैं, फिर वो उसी टाइम पे आता है जब मुंबई की सड़कों में रश कम होता है। वैसे एक बात है कि अगर टिफ़िन ये वापस ना लाएं तो इनका एक साइड का चक्कर बचाया जा सकता है। टिफ़िन वही वापस ले आए जो ऑफिस में गया हुआ है, तो इनको भी ज़रा थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी। खैर, बताया गया कि 200 मुख्तलिफ ग्रुप में ये तकरीबन 5000 लोग काम करते हैं और हर ग्रुप में 25 से 30 लोग शामिल होते हैं। और इस ग्रुप के 2 सुपरवाइजर होते हैं जिन्हें मुकद्दम कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, रिजर्व में आर्मी तो सुनी थी, लेकिन रिजर्व में डब्बे वाले, और वो भी फुल एक्सपीरियंस के साथ। ये फर्स्ट टाइम सुना है। हर ग्रुप में 2 चंद लोग अजाफी रखे जाते हैं ताकि अगर ग्रुप में किसी शख्स की तबीयत ख़राब है और वो नहीं आ सकता तो उसकी मुतबादल जगह पर एक बंदा फराहम कर दिया जाए और 2 लाख लोगों को खाना खिलाने का टारगेट पूरा किया जा सके। तो ये मैनेजमेंट की एक बड़ी बेहतरीन और बड़ी अजीम मिसाल है जो खुल के सामने आई है। और इसकी कामयाबी में जो चंद एक वजूहत वीडियो उन्होंने बताई, उसमें एक ये भी थी कि ये लोग एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं। इनका एक ही भगवान है और ये एक ही तुलसीदास की माला शायद बता रहे थे। जो भी है, बहरहाल ये बिल्कुल एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका उठना बैठना, खाना पीना, इनके मजहबी रुझानात और इनका सब कुछ एक जैसा है। तो ये बिल्कुल एक कम्युनिटी बन के काम करते हैं। डब्बे वालों के रूल ने आर्मी के रूल को पीछे छोड़ दिया। 6 महीने के लिए इब्तिदाई तौर पर भर्ती की जाती है और 6 महीने उस डब्बे वाले पर अच्छी खासी नज़र रखी जाती है। अगर तो वो कामयाब हो तो वो पक्का कर दिया जाता है, नहीं तो वो घर वापस भेज दिया जाता है। मैं एंड तक यही सोचता रहा था कि इन लोगों को पता कैसे लगता होगा कि सही डब्बा सही बंदे तक पहुंचे और हर शख्स को उसी के घर का खाना मिले। तो उस सवाल का जवाब मुझे मिला
कोड के जरिए, और ये कोड ने तो QR कोड को भी पीछे छोड़ दिया है। इन लोगों ने कितनी पेचीदगी के साथ कोड बना रखे हैं, और नए देखने वाले को तो ऐसा लगे जैसे कि आइंस्टाइन या न्यूटन का कोई कानून है। इतनी पेचीदगी है इस काम में, लेकिन उसके बावजूद ये अनपढ़ जो लोग स्कूलों से नहीं पढ़े हुए, लेकिन उन्होंने एक मैनेजमेंट करते हुए एक मिसाल कायम कर दी कि किस तरह वो रंगों की मदद से और इन कोड्स की मदद से अपने ठिकाने तक पहुंच जाते हैं और 2 लाख मतलूबा लोगों तक पहुंचते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इसके साथ साथ ये टिफिन भी वो कबूल करते हैं जो बिल्कुल एक जैसा हो, ताकि इसे कैरी करने में आसानी हो। ये भी बड़ी अच्छी बात है। और डब्बा लेट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर एक घर वाला 1 मिनट के लिए लेट हो जाएगा तो उसे एक दिन वार्निंग दी जाएगी और अगले दिन उसे बिल्कुल इस निज़ाम से निकाल बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सच में बड़ी ज़बरदस्त बात है। इनकी मैनेजमेंट को एक आधा सलूट तो ज़रूर बनता है। इतनी ज़बरदस्त सर्विस के बदले इनका मुआवजा बहुत थोड़ा है, सिर्फ 50 पैसा फी किलोमीटर। पता नहीं ये कैसे अफोर्ड करते होंगे। शायद ऐसे ही मुमकिन होता है कि ये साइकिल इस्तेमाल करते हैं तो पेट्रोल की कीमत नहीं अदा करना पड़ती। और मुझे लगता है कि मुंबई की ट्रेनों में भी शायद इनके लिए किराए ना हो या बड़े महदूद किराए हों, तभी ये मुमकिन हो पाएगा कि इतने कम पैसों में ये खाना पहुंचाते हैं। तो सच में बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी और बहुत अच्छा लगा देख के। लेकिन आखिर वाले जो मामला थे वो बड़े दिल खराश थे कि कोविड की वजह से इन लोगों का काम कैसे ठप होकर रह गया। इन डब्बे वालों ने भी 130 सालों में अपने आप में कोई तरक्की नहीं की, अपने आप में कोई तब्दीली नहीं की, ना इन्होंने कोई करियर सर्विस शुरू की। और जिस तरह वीडियो में कह रहे थे कि अगर ये अपना खाना शुरू करते तो शायद इनका काम चलता रहता, लेकिन अगर ये अपना ही खाना शुरू करते तो फिर लोगों का जो चाह था अपने घर का खाना अपने ऑफिस में खाने का, वो तो फिर बीच रह जाता। लेकिन इन लोगों को वक्त के साथ ढलना चाहिए था। लेकिन फिर भी इनकी मैनेजमेंट तो वक्त से भी आगे है और इनका डिसिप्लिन तो वक्त से भी आगे है और इनके रूल तो आर्मी के रूल से भी आगे हैं। सच में डब्बे वालों की ये दुनिया देख के बहुत अच्छा लगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।